नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। बड़ी बहस छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुप्रीत सचदेव। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एक बार फिर पहले चरण में सरगुजा के बाद दूसरे चरण में बस्तर संभाग की ग्राउंड रिपोर्ट लेने भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरे पर निकलेंगे। बस्तर संभाग के कोंडागांव, जगदलपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा विधानसभा क्षेत्र में जाकर वहां के मतदाताओं की टोल लेंगे। साथ ही उनकी सरकार द्वारा जनहित में आदिवासियों के लिए चलाई गई योजनाओं का क्रियान्वयन किस स्तर पर किया जा रहा है, इसकी जानकारी लेते भी नजर आएंगे। गौरतलब है कि बस्तर और सरगुजा संभाग की कुल 26 सीटों को साध कर कोई भी राजनीतिक दल सीधा सत्ता तक पहुंच जाता है। इन दोनों संभागों को लेकर विपक्षी दल बीजेपी भी फोकस करती नजर आ रही है। बीजेपी की प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी पिछले 3 महीने के अंदर 3 बार सरगुजा और बस्तर संभाग का दौरा कर चुकी हैं और हाल ही में उन्होंने 5 संभागों की बैठक लेकर एक तरह से मिशन 2023 की रणनीति तैयार की है। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी अब सरगुजा संभाग के बाद बस्तर पर फोकस करते नजर आ रहे हैं ताकि 2008 के विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी को इन दोनों संभागों में जो अप्रत्याशित सफलता मिली है वो कायम रहे और वो दूसरी बार सरगुजा और बस्तर की 26 सीटों के सहारे सत्ता तक पहुंचने में सफल हो। बता दें, सीएम भूपेश बघेल मिशन 71 पर फोकस कर रहे हैं और हाल ही कुछ दिन पहले उन्होंने मीडिया से चर्चा के दौरान 71 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा किया था। तो आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले बीजेपी और कांग्रेस ने क्या प्रतिक्रिया दी है वो आप सुनिए। मुख्यमंत्री निकले हुए हैं तो दूसरी तरफ स्वास्थ्य मंत्री टीएस बाबा, और जो प्रतिस्पर्धा है आज भी जारी है। अभी जो सर्वे रिपोर्ट आए इस बात को लेकर के कांग्रेस स्वीकार कर रही है कि लगभग 34-35 विधायक की हालत खराब है। प्रदेश में अराजकता की स्थिति निर्मित है। जिस प्रकार से माफियाओं का छत्तीसगढ़ में बोलबाला है, अवैध नशे का भंडार सरकार के संरक्षण में चल रही है और कांग्रेस की हवा खिसक गई है, जमीन खिसक गई है। इसको लेकर के कांग्रेस का चिंतित होना स्वाभाविक। सबसे खराब स्थिति सरगुजा में, और इसको लेकर के मुख्यमंत्री रात को सो नहीं पा रहे हैं, नींद नहीं आ रही है, तो सरगुजा से दौरा प्रारंभ किया है। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि मुख्यमंत्री जी दौरा करें, उनके दौरा करने से न तो माफियाओं का बोलबाला समाप्त होगा, न ही अवैध जो आपके नशे का कारोबार चल रहा है उस पर नियंत्रण हो रही है। सरगुजा संभाग के दौरे के बाद बस्तर संभाग के दौरे पे जा रहे हैं। निश्चित तौर पे सरगुजा संभाग के भेंट मुलाकात के कार्यक्रम को ऐतिहासिक सफलता मिली। जनता सीधे सीधे मुख्यमंत्री से रूबरू हुई। मुख्यमंत्री से जनता ने अपने समस्याओं को बताया, मुख्यमंत्री जी ने उसका निराकरण किया। लोगों ने सरकार के कामों की सराहना भी की और कहीं कहीं पे जहाँ पे दिक्कतें थी लोगों ने सीधे मुख्यमंत्री से उन दिक्कतों को बताया। मुख्यमंत्री ने उसका निराकरण भी किया और बेहतर प्रतिसाद मिला। निश्चित तौर पे बस्तर में जब मुख्यमंत्री जाएंगे तो बस्तर के लोगों से भी भेंट मुलाकात का कार्यक्रम होगा। वहाँ के लोगों की समस्याओं को सुनेंगे। उस क्षेत्र में जो हमारी राज्य सरकार की योजनाएं हैं, फ्लैगशिप योजनाएं हैं, उनका किस प्रकार से क्रियान्वयन होगा, मुख्यमंत्री जी उसकी भी समीक्षा करेंगे। और बस्तर तो हमारी सरकार की प्राथमिकता में रहा है। आपने सरगुजा और बस्तर की यहाँ पर बात की जा रही है, किस तरह से 26 सीटों को यहाँ पर अपने तरफ लेने की यहाँ पर कोशिश जो नजर आ रही है दोनों ही पार्टियों की, चाहे बीजेपी की बात करें चाहे कांग्रेस की बात करें। कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार जो है अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों का वो दौरा कर रहे हैं और यहाँ तक कि बीजेपी की तरफ से भी डी पुरंदेश्वरी जो है वो जा चुकी हैं। और ऐसे में जो यहाँ पर देखा जा रहा है कि बस्तर और सरगुजा जो संभाग है यहाँ पर जो है कोशिश लगातार जो है दोनों पार्टियों की जारी है। एक तरफ मुख्यमंत्री की तरफ से जो मिशन 71 की यहाँ पर बात की गई है और ऐसे में जो 26 सीटें जो आती है बस्तर और सरगुजा की, ये साधने की यहाँ पर कोशिश लगातार दोनों की तरफ से की जा रही है। देखना यह है कि कितना जो फायदा आने वाले चुनाव में ये दोनों पार्टियों को होता है।
और चलिए इसी मुद्दे पर ज्यादा चर्चा के लिए सीधे रुख करते हैं। हमारे खास पैनल मेहमान हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता अजय गंगवानी है और बीजेपी से नेता मनीष रॉय है। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। सबसे पहले अजय गंगवानी जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। मुख्यमंत्री ने तो यहाँ पर साफ कर दिया है मिशन 71, और ऐसे में बस्तर जाना, सरगुजा जाना, 26 सीटों पर अपना फोकस दिखाना, क्या लगता है बड़ी जीत की तरफ ये जा सकती है कांग्रेस? आज 71 सीटों पर हम बैठे हैं। ये जब से हमारा राज्य बना 20 सालों में सबसे अधिकतम सीटें हैं जो कांग्रेस के पास हैं, और कहीं ना कहीं इसके लिए माननीय भूपेश बघेल जी की नीतियां है। जब हमने 2018 का विधानसभा चुनाव जीता तो हमारे पास 68 सीटें थी। 4 विधानसभा उपचुनाव के बाद हम आज 71 सीटों पर बैठे हैं, और कहीं ना कहीं मिशन 2023 में भी हमने 71 सीटों का लक्ष्य रखा है सुप्रीत जी। और देखिए कहीं ना कहीं हमारा जो माननीय मुख्यमंत्री जी का सरगुजा दौरा था 4 मई से लेकर 11 मई तक, उसका एक बहुत शानदार प्रतिसाद मिला है। जनता के बीच एक बहुत अच्छा मैसेज गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज जो सरकारी योजनाएं हैं, नागरिकों को जो मिलने वाली सुविधाएं हैं, या प्रशासन स्तर पर किस प्रकार से कार्य हो रहा है, सरकार और संगठन से जनता किस प्रकार से खुश है, क्या और बेहतरी के कार्य किए जा सकते हैं, तो जनता के बीच जाकर उनसे फीडबैक ले रहे हैं, उनसे सुझाव ले रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं, और उनकी मांगों के आधार पर ऑन द स्पॉट कार्रवाई कर कर, चाहे आत्मा स्कूल की बात करूं, आज गर्ल्स हॉस्टल की बात करूं, आज एक माता जो बच्चा था जिसको ब्रेन ट्यूमर की समस्या थी, उनकी माता को तुरंत उसके इलाज के लिए 4 लाख सुविधाएं देने की बात हो, या छोटे बच्चों को हेलीकॉप्टर में यात्रा कराने की बात हो, लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक सरल सहृदयता का परिचय दिया है, और जनता बहुत खुलकर अपनी समस्याओं के बारे में उनसे चर्चा कर रही है। और कहीं ना कहीं यही मूलभूत अंतर है भारतीय जनता पार्टी के रमन सिंह शासनकाल में और माननीय मुख्यमंत्री भूपेश जी के कार्यकाल में। आज रमन सिंह जी जब क्षेत्र का दौरा करते थे, विकास यात्राएं करते थे, तब ब्लैक कैट कमांडो से घिरे रहते थे। आज एक जनता उनसे अपनी समस्याओं से बात करने की बात दूर है, उनसे मिलने से भी डरती थी। और ऐसे कई उदाहरण है। आज 2012 में जब कृषि महाविद्यालय में एक व्यक्ति उनसे प्रश्न पूछने का प्रयास करता है, तेलीबांधा थाने में मार धार कर उनको अधमरा कर दिया गया। आज बरौंडा या बंगोली में जो रमन सिंह जी सभा हुई, एक युवा ने रोजगार की बात की, तो वहां पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनको मार पीट कर अधमरा कर देते हैं। जबकि यहाँ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की में आज जनता खुलकर उनसे समस्या की बात कर रही है, उनसे चर्चा कर रही है, और माननीय मुख्यमंत्री उनकी समस्या को दूर करने का लगातार प्रयास भी कर रहे हैं। और उसके साथ साथ देखिए कहीं ना कहीं जो प्रशासनिक अधिकारी थे, अगर वो कहीं लापरवाही करते हैं, कोई शिकायत मिलती है, तो उन्होंने इस पर उनको स्टिगेट करके, चाहे सीएमओ की बात करूं, पटवारी की बात करूं, एक स्पष्ट संदेश दिया है छत्तीसगढ़ की जनता के लिए कि अगर छत्तीसगढ़ की जनता के लिए जो सरकारी योजनाएं चल रही है, नागरिक सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए, उस प्रकार के लिए किसी प्रकार का कोई अधिकारी अगर कर्तव्य निर्वहन में कोई लापरवाही करता है, कोताही बरतता है, तो इस प्रकार की कमी को किसी प्रकार से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक आंतरिक लोकतंत्र में एक शानदार शुरुआत की है, और यही मूलभूत अंतर है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में, और इसी कारण भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द हो रहा है। बिल्कुल, कोशिश यहाँ पर मुख्यमंत्री की तरफ से लगातार की जा रही है, और एक मुख्यमंत्री के तौर पर, प्रदेश के मुखिया के तौर पर वो कोशिश कर रहे हैं अपनी जनता के साथ सीधे जुड़ने की, उनकी समस्या यहाँ पर जानने की। मनीष रॉय हमारे साथ बने हुए हैं। मनीष रॉय, आप किस तरह से इसे देखते हैं? यहाँ पर प्रदेश के मुख्यमंत्री तो लगातार जो है दौरे कर रहे हैं, सीधा जनता से जुड़ने की उनकी कोशिश है। ऐसे में आने वाले चुनाव में तो उनको यहाँ पर फायदा जरूर मिलता हुआ नजर आएगा, लेकिन अब बीजेपी के लिए कितनी बड़ी मुश्किलें अब खड़ी हो गई है? बीजेपी के लिए कोई मुश्किल नहीं खड़ी हुई है। बीजेपी हमेशा से इन सारी नीति रीति को लेकर हमेशा कार्य करते आई है, लेकिन हाँ 15 साल के शायद एंटी इनकम्बेंसी थी, या जनता तक हम उन बातों को नहीं पहुंचा पाए, वो शायद कुछ कारण रहा होगा जिसकी वजह से शायद हमको सरकार से हाथ धोना पड़ा। ये प्रमुख एक कारण हो सकता है। लेकिन आज जो भूपेश जी कर रहे हैं वो कोई नया चीज नहीं कर रहे हैं। उनको भी पता है 1.5 वर्ष बाद चुनाव है, और उस चुनाव में उनको जाना है। और जैसा कि अभी ये हमारे अजय जी बोल रहे थे कि बहुत ही सफल रहा 4 से 11 मई, तो सरगुजा में सभी ने देखा कि मुख्यमंत्री जी का अहंकार, एक मातृशक्ति को किस प्रकार डांट कर, हालांकि मुख्यमंत्री जी को बाद में माफी भी मांगना पड़ा कि उनसे गलती हुई है, तो मैं उनकी सहृदयता का परिचय देता हूं कि चलिए उन्होंने माफी मांगा मुख्यमंत्री होते हुए, अच्छी बात है, ये अच्छा साइन है। लेकिन जब पूरे प्रदेश में भूमाफिया, रेत तस्करी, गोधन न्याय योजना का फेल होना, किसान न्याय योजना का फेल होना, संविदा बिजली विभाग के कर्मचारी हड़ताल में मार खा रहे हैं, लाठीचार्ज हो रहा है, और 16 मई को हमने जब जेल भरो आंदोलन किया तो उसमें 70,000 से ज्यादा गिरफ्तारी भारतीय जनता पार्टी ने पूरे प्रदेश में दी है। तो ये सरकार की अस्थिरता
का परिचय है, इनकी बेचैनी है कि मुख्यमंत्री को अलग अलग जिलों में आज दौरे करने पड़ रहे हैं, जनता के बीच जाना पड़ रहा है, क्योंकि उनको पता है कि इनकी जमीन खिसक चुकी है और कहीं ना कहीं कुशासन पूरे छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है सुप्रीत जी। इसलिए आज भूपेश बघेल जी जनता के बीच पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और दिखावा भी कर रहे हैं कि जहां एक विधायक की शिकायत होती है तो वहां पर आप आयोग के सदस्यों को क्या करते हैं, बाहर कर देते हैं। आपके कलेक्टर की शिकायत होती है तो आप उसके ऊपर कार्रवाई करते हैं, आप कलेक्टर पे कार्रवाई नहीं करते। तो कहीं ना कहीं आपका कुप्रशासन और ये जो न्याय व्यवस्था का ध्वस्त होना छत्तीसगढ़ प्रदेश में कांग्रेस सरकार का अंतिम दिनों की ओर अग्रसर होना का परिचायक है। और ठीक है मनीष राय जी, आपने ये बात तो खैरागढ़ उपचुनाव के दौरान भी कही थी कि कांग्रेस की जो है वो जमीन खसक जाएगी, लेकिन वहां तो कुछ और ही हुआ। बहुत अच्छा प्रश्न है। बिल्कुल सुप्रीत जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। देखिए, जहां शासन सत्ता होती है जनता ज्यादातर उसी के साथ, और कहीं ना कहीं शासन व्यवस्था का दुरुपयोग करके चुनाव जीता जाता है, और ये कांग्रेस सरकार ने किया है, और यही इसलिए हमको वहां हार का सामना पर हमारे कैंडिडेट बहुत। चलिए मैं अजय जी से इनका जवाब ले लेती हूँ। अजय जी, दुरुपयोग आपने क्या किया है बताइए। देखिए सुप्रीत जी, मनीष राय जी अच्छे प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, और कहीं ना कहीं वो भारतीय जनता पार्टी को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन पूरी तरह असफल हो रहे हैं। देखिए, 4 विधानसभा के उपचुनाव बात करो, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव बात करो, या 2 स्तर के 2 चरणों के जो नगरीय निकाय चुनाव, सारे चुनाव में भारतीय जनता पार्टी मुंह की खाते हैं। छत्तीसगढ़ की जनता का लगातार हमें भरपूर प्यार, स्नेह और आशीर्वाद मिल रहा है। खैरागढ़ में लगातार इनके द्वारा बड़े बड़े दावे किए जाते रहे। यहाँ के लोकल नेतृत्व पर तो दिल्ली का इनका भरोसा उठ चुका है, इसलिए लगातार केंद्रीय मंत्री के दौरे भी प्लान किए गए। सारे प्रयासों के बाद भी आज हमारी यशोदा जी 20,000 से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज करती है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में, उनके प्रवक्ताओं में ये नैतिक साहस होना चाहिए था कि जनाधार न मिलने के सच को स्वीकार करें, क्या बेहतर सुधार किया जा सकता है उसके प्रयास करें। कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी ने हमेशा लोकतंत्र का और संविधान का सम्मान किया है। हम भी चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत विपक्ष के रूप में उतरे, लेकिन कहीं ना कहीं लगातार भारतीय जनता पार्टी का कमीशन खोरी, भ्रष्टाचार खोरी, 15 साल तक वादा खिलाफी के कारण आज वो जनाधार पूरी तरह समाप्त हो चुका है। आप बस्तर की बात करें तो बताना चाहूंगा, 2018 के विधानसभा चुनाव में बस्तर में हम 12 की 12 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज की, और कुल अगर छत्तीसगढ़ के 29 आदिवासी सीटों में से 28 आदिवासी सीटों पर हमारा कांग्रेस का कब्जा है। तो कहीं ना कहीं लगातार आदिवासियों का हमें भरपूर प्यार, स्नेह और आशीर्वाद मिल रहा है, और ये लगातार वादा खिलाफी करते रहे। आज आदिवासियों को प्रत्येक परिवार में एक सरकारी नौकरी देने का वादा किया, नहीं निभाया। जैसी गाय देने का वादा किया, नहीं निभाया। आज उनके कानून के हितों के संरक्षण के कानून बनाने की बात करते रहे, और 1707 किसानों की 4200 एकड़ चादर को सौंप दी। और पेड्डा गलूड़, सारकेगुड़ा, एडसमेटा किस प्रकार मासूम निर्दोष आदिवासियों का एनकाउंटर किया गया, ये छत्तीसगढ़ की जनता ने, आदिवासी ने देखा, और उसी का आदान उन्होंने कहीं ना कहीं भुगता। और ये मनीष जी एक और बात कह रहे थे कि जेल भरो आंदोलन कल भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया गया, ये आंदोलन पूरी तरह फ्लॉप रहा। 70,000 का दावा कर रहे थे अभी मनीष जी, आपको स्पष्ट आंकड़े दे दूं, कुल मिलाकर पूरे छत्तीसगढ़ में 9,058 गिरफ्तारी इनके द्वारा की गई। तो ये गलत आंकड़े न पेश करे, मेरा निवेदन है लोकप्रिय चैनल पे। यही भारतीय जनता पार्टी का चरित्र रहा है, झूठे आंकड़े पेश करके अपने आंदोलन को सफल बनाने का जो दुष्प्रयास कर रहे हैं, पूरी तरह निंदनीय और आलोचनीय है। और देखिए और स्पष्ट कर दो, इनका जो जेल भरो आंदोलन था, जिस आंदोलन की बात करते हैं, आज जो नियम प्रदर्शन आंदोलन के लिए इनके गुजरात में लागू है, उत्तर प्रदेश में लागू है, दिल्ली में लागू है, जहां की पुलिस पूरी तरह केंद्र सरकार के अधीन है। आज जितने भी भाजपा शासित राज्य हैं वहां पे नियम लागू है। कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह मुद्दा भी होने के बाद आज एक काल्पनिक मुद्दे पर 15 साल तक वो सारे नियम कानून जो थे वो लोकतांत्रिक थे, आज विपक्ष में आते तो वो लोग अलोकतांत्रिक हो जाते। तो इस प्रकार की जो झूठ और भ्रम फैलाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता कर रहे हैं, वो पूरी तरह गलत है। चलिए मैं मनीष राय जी का यहाँ पर रिएक्शन ले लेती हूँ। मनीष राय जी, जो बीजेपी ने अपने वक्त में जो वादे यहाँ पर किए थे वो बीजेपी ने पूरा नहीं किए गए हैं, या अजय जी की तरफ से बात कही जा रही है, और साथ ही ये भी कहा उन्होंने कि जो बीजेपी है वो भ्रम फैलाती है, झूठ फैलाती है। देखिए, भ्रम की स्थिति तो खैर इनके खुद राष्ट्रीय नेता जब कहते थे कि हम सरकार बनाएंगे तो 10 दिन में ये सारा चीज कर देंगे, उनको करने में 2 घंटे के अंदर कर्जमाफी किया गया मनीष जी, 2 घंटे के अंदर जी। अजय जी, जब आप बोल रहे थे मैं सुन रहा था, बोलिए। तो इसलिए मैं ये कहता हूं कि अगर हमको भ्रम ही फैलाना होता तो आज केंद्र में हम दूसरी बार सत्ता में नहीं बैठे होते। आज केंद्र की सरकार की योजनाओं का फायदा ही छत्तीसगढ़ में लोगों को मिल रहा है। चाहे वो आयुष्मान योजना को बदल के आपने खूबचंद बघेल कर दिया, वो किसकी योजना है? वो केंद्र की योजना है। चाहे किसानों के
आपके इंश्योरेंस से संबंधित योजना है, अगर बीमा योजना है तो वो किसकी योजना है? वो केंद्र की योजना है। आपने 5.5 लाख मकान प्रधानमंत्री आवास में निरस्त करके वापस भेज दिए पैसे को, तो आपने जनता के साथ धोखा नहीं किया कांग्रेस सरकार ने, भूपेश जी ने? तो ये सारे जो वादे खिलाफी, चाहे शराबबंदी का मुद्दा था आपने नहीं निभाया, आपने बेरोजगारी भत्ता देने का मुद्दा आपने नहीं निभाया, आपने कहा था 2 वर्ष का बोनस हम किसानों को देंगे, आपने नहीं। तो अब आप ये बताइए कि जनता के सामने भ्रम की स्थिति कौन फैला रहा है और वादा खिलाफी कौन कर रहा है? ये जनता खुद ही तय कर लेगी। 2023 का चुनाव ज्यादा दिन नहीं है, दूध का दूध और पानी का पानी सुप्रीत जी वैसे ही हो जाएगा। चलिए अजय जी, आप अपनी तरफ से सफाई देना चाहेंगे कुछ? सुप्रीत जी, जो मनीष वोरा जी बात कर रहे हैं पूरी तरह से गलत है। कहीं ना कहीं कौन 15 साल तक वादा खिलाफी करने वाली सरकार है और कौन 3 साल में वादा निभाने वाली सरकार है, ये छत्तीसगढ़ की जनता बहुत अच्छे से समझ रही है। इसलिए चाहे विधानसभा के उपचुनाव के परिणाम हो, पंचायत चुनाव के परिणाम हो, नगरीय निकाय चुनाव के परिणाम हो, छत्तीसगढ़ की जनता जानती है दूध का दूध और पानी का पानी है। और मैंने स्पष्ट रूप से कहा, आज ये हर आदिवासी परिवार को नौकरी देने की बात करते रहे, नहीं दिया। जर्सी गाय देने की बात करते रहे, नहीं दिया। 2003 में 270 रुपए बोनस का वादा किया, नहीं दिया। 2008 में 300 रुपए बोनस का वादा किया, नहीं दिया। 2000 में 2100 समर्थन मूल्य, 300 बोनस, कुल मिला के 2400 वादा करने के बाद 1470 रुपए में किसानों से धान खरीदा, 930 रुपए प्रति क्विंटल पे चोट पहुंचाई। तो कहीं ना कहीं ये वादा खिलाफ करने के कारण, कमीशन खोरी और भ्रष्टाचार करने के कारण आज ये पूरी तरह से 14 सीटों में सीमित होने के बाद भी इस सच को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। आज देश में बढ़ती महंगाई, बढ़ती बेरोजगारी, आज एक घरेलू महिला का बजट बिगड़ चुका है। आज 2 करोड़ रोजगार देने का वादा करने के बाद आज 23 करोड़ से ज्यादा लोग बेरोजगार हो चुके थे। ये किसानों के दुगनी बात करते रहे 2022 तक, और जब समर्थन मूल्य को बढ़ाने की बारी आती है तो 2% भी नहीं बढ़ाते। आज 45 वर्षों का बेरोजगारी का रिकॉर्ड टूटता है, 84% देश के लोगों की आय कम हो जाती है। आज 400 रुपए मिलने वाला सिलेंडर 1000 रुपए पार पहुंच जाता है। ऐसे मुद्दों पर आंदोलन नहीं करना चाहते, क्योंकि कहीं ना कहीं केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ, अमित शाह जी के खिलाफ न इनमें नैतिक साहस है। 9 यहाँ इनके लोकसभा सांसद है, 2 राज्यसभा सांसद है, केंद्रीय मंत्री है, चलिए ठीक है ये सिर्फ और सिर्फ छत्तीसगढ़ के हितों के लिए राजनीति करने का प्रयास नहीं करते, ये सिर्फ अपने नंबर बनाने का प्रयास करते हैं। और कहीं ना कहीं मैं आदिवासियों की बात करूं, हमने तेंदुपत्ता का समर्थन मूल्य 2500 से बढ़ा के 4000 किया। आज वनोपज जो 7 खरीदी जाती थी उसको 65 किया। आज 1707 किसानों की 42 एकड़ जमीन वापस की। आज 4,84,000 वनाधिकार पट्टे दिए, जो पूरे देश में सर्वाधिक है। तो लगातार हमने महात्मा गांधी जी के, चलिए ठीक है अजय जी, आरोप प्रत्यारोप दोनों की तरफ से चलता ही रहेगा, लेकिन मनीष राय जी से मैं एक सवाल करना चाहूंगी। मनीष राय जी, आने वाले चुनाव में किस तरह से पार्टी कैसे लड़ेगी? क्या कोई चेहरा है पार्टी के पास? क्योंकि कांग्रेस की तरफ से ये कहा जाता है कि सीएम मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के दम पर वो आगे बढ़ेंगे, आगे लड़ेंगे, लेकिन बीजेपी के पास कौन सा चेहरा है? पिछले दिनों डी पुरंदेश्वरी ने भी ये बात कही थी कि वो जो किसी चेहरे के बलबूते कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे, बल्कि सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे। जी बिल्कुल सुप्रीत जी, हमारे प्रभारी हैं डी पुरंदेश्वरी जी, राष्ट्रीय महासचिव हैं। उन्होंने बिल्कुल संगठन की जो कैडर बेस्ड हमारी पार्टी है, उन्हें बिल्कुल सही है कि भारतीय जनता पार्टी कभी भी चेहरे के दम पे चुनाव नहीं लड़ती, हमेशा अपने चुनाव चिन्ह कमल छाप पर ही चुनाव लड़ती है। और वैसे भी हमारे सर्वमान्य आज विश्व के अगर सबसे प्रमुख नेता हैं, प्रसिद्ध नेता, तो माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, और उनसे बड़ा चेहरा मुझे नहीं लगता कि आज पूरे भारत देश के लिए इसमें संभव है। और कहीं ना कहीं उनके किए गए कार्य, उनके विकास कार्य, जो केंद्र की योजनाएं हैं, उसको भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकार, चाहे आप मध्य प्रदेश चले जाइए, चाहे आप गुजरात चले जाइए, ऐसे राज्यों में आप जब जाके देखेंगे कि विकास की धारा किस तरह बह रही है, बस उन्हीं योजनाओं के साथ ही भारतीय जनता पार्टी 2023 में, और जहां तक भूपेश सरकार की कमियां है, एक विपक्ष के मजबूत दावे के साथ भारतीय जनता पार्टी पुनः 2023 में उतरेगी और डेफिनेटली 2023 में पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएगी। चलिए ठीक है, मुझे लगता है अजय जी काफी खुश हो रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, कुछ कहना चाहते हैं अजय जी आप? सुप्रीत जी देखिए, मनीष जी इस बात को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। इनके दिल्ली नेतृत्व डी पुरंदेश्वरी जी या नितिन नवीन जी प्रभारी, वो स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि रमन सिंह जी इनके मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं होंगे। न केवल रमन सिंह जी, चाहे विष्णुदेव साय, धर्मलाल कौशिक जी, अजय चंद्राकर जी, बृजमोहन अग्रवाल जी, किसी को भी मुख्यमंत्री के चेहरे के काबिल नहीं समझ रहे हैं। और ये सब जानते हैं अच्छे से कि माननीय मुख्यमंत्री आज एक छत्तीसगढ़ मॉडल पूरे देश में स्थापित करने में सफल हो चुके हैं, और मुख्यमंत्री के समक्ष में इनके पास ऐसा कोई भारतीय जनता पार्टी का लोकल नेता नहीं है जिसे ये मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट कर सके। तो ये सच को स्वीकार नहीं करना चाह रहे। और डी पुरंदेश्वरी जी खुद कह चुके हैं, माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का किसान होना उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती है। तो कहीं ना कहीं आज दिल्ली के केंद्रीय नेतृत्व का, इनके प्रभारियों का छत्तीसगढ़ के लोकल नेताओं पे पूरी तरह विश्वास उठ चुका है। न केवल केंद्रीय नेतृत्व का, छत्तीसगढ़ की जनता का, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का आज ये पूरी तरह विश्वास खो चुके हैं। और लगातार झूठ और भ्रम फैलाने के कारण
छत्तीसगढ़ की जनता में इनका जनाधार भी समाप्त हो रहा है। तो ये सच को स्वीकार करने का साहस मनीष जी में भी होना चाहिए था। और ये डी पुरंदेश्वरी जाके बस्तर में चिंतन शिविर करती है और निकल के क्या आता है, थूक कर हम मुख्यमंत्री चलिए और पूरे मंत्रिमंडल को बाहर देंगे। तो इस प्रकार के हमारे बयान देना, इस प्रकार के झूठ और फैलाना आज भारतीय जनता पार्टी का चरित्र बन चुका है। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।